हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2022 का क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 2024 और 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा बायोलॉजी रिवीजन क्लास के नाम से, उसमें जाइएगा तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एजोला सहजीवी किसके संबंधित है। सहजीवी मतलब ये किसके साथ रहता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, और एक दूसरे को बेनिफिट जो पहुंचाते हैं उसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। जब दो दो जंतु दो जीव, जंतु नहीं बोल सकते, किसी कोई भी दो जीव आपस में संबंध बना कर रखते हैं और क्या एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग सहजीवी संबंध के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सा एजोला का बात हो रहा था। एजोला बेसिकली क्या है? एजोला एक पौधा का नाम है। कौन सा? तो जलीय पौधा है। एजोला एक क्या है? तो एजोला एक पानी में रहने वाला पौधा है, वो बोल सकते हैं जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा ये किसके साथ रहता है? तो जलीय पौधा जो है ये जो रहता है एनाबोला के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? तो ये इसका जो रिलेशन होता है किसके साथ होता है? तो एनाबोला के साथ होता है। एनोबोला, अगर एनोबेला, इसको हम लोग बोलते हैं एनोबेला। एनोबेला जो होता है, तो एनोबेला एक क्या है? तो हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल। ये क्या है? तो नील हरित शैवाल है, ये नील हरित शैवाल है। तो एनोबेला जो है एक नील हरित शैवाल है। वो ये क्या करता है? तो एलोबेला का काम होता है, नील हरित शैवाल जो होता है ये एक और काम करता है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को ये खींचता है, जो कि ये किसको देता है? तो एजोला को देता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके एजोला को देता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये ग्रहण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। तो यही एक दूसरे का सहजीवी संबंध के रूप में रखते थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है कि टैपलेट कोशिका दर्शाती है। देखो, टैपलेट एक प्रकार की कोशिका है। टैपलेट कोशिका क्या चीज़ दर्शाती है? तो इसमें एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता देखने को मिलता है। एंडोमाइटोसिस जो होता है एक डिवीजन, कोशिका डिवीजन के प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है? तो एक कोशिका डिवीजन के प्रोसेस का नाम है। एंडोमाइटोसिस का अगर बात करते हैं, एंडोमाइटोसिस एंडोमाइटोसिस जो होता है एक कोशिका डिवीजन का प्रोसेस का नाम है। एंडोमाइटोसिस एक प्रकार कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। ये क्या है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन ये प्रक्रिया है। तो ये कोशिका का विभाजन का एक प्रक्रिया होता है एंडोमाइटोसिस। और ये क्या करता है कि ये एक जो नाभिक होते हैं, जो पराग कोश के नाभिक होते हैं, टैपलेटल जो कोशिका होता है पौधे को फूलों में पाया जाता है, जो कि ये पराग कोश को विकास करते हैं। किसका विकास करता है? तो ये पराग कोश का विकास करता है। टैपलेट कोशिका जो होता है ये कहाँ पे होता है? तो फूल में होता है। फूल में होता है, जो किसको विकास करता है? तो हम लोग पराग कोश के बारे में पढ़ते हैं कि जो नर जनन अंग होता है फूलों का, तो यहाँ पर पराग कोश होता है, इसी में परागकण का निर्माण होता है। तो यही पराग कोश का निर्माण कौन करता है? तो टैपलेट कोशिका करता है। टैपलेटल कोशिका जो होता है पराग कोश का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये दोनों चीज़ करता है। एंडोमाइटोसिस प्रक्रिया, विभाजन का प्रक्रिया भी करता है। ये बहुगुणता को भी दर्शाता है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा गुण देखने को मिलता है। एक से ज़्यादा गुण इसमें देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं कि समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जिसमें गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। कोशिका का विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन के अनुसार एक कोशिका दो कोशिका में बदल गया, लेकिन उसके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और जब कोशिका का विभाजन होकर एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो रहा है और उसमें गुणसूत्र की संख्या जब आधी आधी हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन बात किया जा रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है।
तो इस बात को ध्यान में रखना है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होता है, मातृ कोशिका, जिस कोशिका से किसी कोशिका का निर्माण होता है तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका मतलब माँ के समान बोल सकते हैं, तो ये मातृ कोशिका को दर्शाता है। तो जो मातृ कोशिका होती है गुरु बीजाणु धानी का, वो किसका निर्माण करता है, तो गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है, गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। कहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं गुरु बीजाणु जो होता है, तो गुरु बीजाणु का कार्य क्या होता है, निषेचन के लिए तैयार करना। ये क्या करना, तो ये निषेचन के लिए कहते हैं भ्रूण के विकास में पोषण तत्व को प्रदान करना। ये सब काम होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। तो गुरु बीजाणु, इसी से मातृ कोशिका से ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु धानी का बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। गुरु बीजाणु धानी एक प्रकार की कोशिका होता है जो गुरु बीजाणु, इसमें जो गुरु बीजाणु जो होता है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में। एक चलाजा भी होता है। चलाजा के अंदर कौन होता है, तो लघु बीजाणु धानी होता है। चलाजा के अंदर लघु बीजाणु धानी, और गुरु बीजाणु किसके अंदर होता है, तो गुरु बीजाणु धानी के अंदर होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि मादा जंतु किसमें मध्य चक्र होता है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं स्तनधारी जीव का, स्तनधारी जीव का हम लोग जब बात करते हैं तो स्तनधारी जीव में दो चक्र, एक ऋतुस्राव चक्र होता है, एक मध्य चक्र होता है। ऋतुस्राव चक्र होता है, एक मध्य चक्र होता है। तो कुछ स्तनधारियों में मध्य चक्र होता है, जो हम लोग मासिक चक्र भी बोलते हैं। और कुछ स्तनधारियों में क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। जैसे मानव में, तो मानव में ऋतुस्राव का घटना देखने को मिलता है, मध्य चक्र नहीं होता है। दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। तो मध्य चक्र अगर पूछा जाए कौन कौन से जीव में होता है, तो वो याद रखना इसलिए कि पूछा जाता है। मध्य चक्र, मध्य चक्र कौन से जीव में होता है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जो होता है, गाय में होता है, कुत्ता में होता है, चीता में होता है, हिरन में होता है, चूहा में होता है, भेड़ में होता है। इसको रटे जाना है। भेड़ में होता है क्या, आगे से कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से बता सकते हैं। अगर ऋतुस्राव का बात करते हैं, ऋतुस्राव किसमें देखने को मिलता है। ऋतुस्राव तो ज़्यादातर हम लोग दो तीन चीज़ें याद रखना है इसमें। एक तो मनुष्य में होता ही है ऋतुस्राव, मंथली पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। बंदर के अंदर होता है, और गोरिल्ला में होता है। ये तीन नाम ध्यान में रखना है, जो कि ऋतुस्राव इसमें पाया जाता है। ऊपर में याद रखना है मध्य चक्र। तो अब इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वहीं पर ऋतुस्राव बोलता था जब ऑप्शन सी होता है, इसलिए बंदर और मनुष्य में ऋतुस्राव देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। देखो, अब हम लोग मानव शुक्राणु के इसके पिछले क्लास में, इसलिए बोल रहे हैं कि सब क्लास एक दूसरे से रिलेटेड रखता है। मानव शुक्राणु का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिछले क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाए थे। पिछले क्लास में स्ट्रक्चर बनाए थे। ये पूंछ होता है, ये मध्य भाग होता है, आगे में शीर्ष होता है। शीर्ष के ऊपर एक लेयर बनाए थे, शीर्ष के ऊपर एक लेयर बनाए थे। सबसे आगे वाला ये परत जो होता है एक लेयर होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एक्रोसोम। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम बेसिकली क्या मदद करता है, तो ये मदद करता है जब ये जाके मिलता है किससे, अंडाणु से। जब अंडाणु से मिलता है तो उसको ये इसके ब्रेक करके, इसका एक लेयर होता है, लेयर को ब्रेक करने में मदद करता है, इसका अंदर घुसने में मदद करता है एक्रोसोम। ठीक, तो ये एक्रोसोम ही इसके अंदर घुसने में मदद करता है। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये जो एक्रोसोम होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, ये चीज़ पूछा है। तो ये गोल्जी काय में होता है। किस में होता है, तो ये गोल्जी काय क्या होता है, तो कोशिका के अंदर का पार्ट होता है। कोशिका में ही क्या होता है, कोशिका जीव द्रव में गोल्जी काय आकार का एक आकृति मिलता है, जिसको गोल्जी काय कहते हैं। उसी में क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। याद रहेगा, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के अंदर होता है। बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के अपरा का निर्माण। अब ये जो पूछा है कि मनुष्य का जो अपरा होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। मनुष्य का अपरा का निर्माण का बात किया जाए, मनुष्य में अपरा,
असल में अपरा का काम क्या होता है? अपरा का निर्माण पहले कहाँ पे होता है? अपरा का जो निर्माण होता है मनुष्य में, वो होता है कोरियन में। किस में होता है? कोरियन के अंदर ही अपरा का निर्माण देखने को मिलता है। कोरियन द्वारा अपरा का निर्माण किया जाता है। अब अपरा का अगर बात करेंगे तो ये किस लिए इसका निर्माण होता है? तो ऑब्वियस है, एक भ्रूण को पोषण तत्व देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। एक तो ये भ्रूण को पोषण तत्व प्रदान करता है। अब भ्रूण सभी को अब पता ही होना चाहिए कि भ्रूण क्या होता है। भ्रूण को पोषक तत्व देता है, पोषक तत्व देता है। पोषक तत्व मतलब खाने का जो पदार्थ होता है यही देता है। और दूसरा, ये ऑक्सीजन भी देता है। हम लोग लिख सकते हैं भ्रूण को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये भ्रूण को ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो ये कुछ पॉइंट है अपरा के बारे में जो ध्यान में रखना है। अपरा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अपरा का काम क्या होता है। तो अपरा का काम होता है भ्रूण को पोषण तत्व देना, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना, मतलब गैस का एक्सचेंज कराना हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सब काम किसका होता है? तो अपरा करता है। किसके अंदर? मनुष्य के मादा के शरीर के अंदर। इसलिए मादा के शरीर के अंदर ही भ्रूण का निर्माण होता है निषेचन की घटना के बाद। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? देखो, पूछा गया है पुष्पी पौधे में नर युग्मक का निर्माण। ऑब्वियस है, युग्मक होते युग्मक का निर्माण वही करता है जो जनन कोशिका होता है। युग्मक का निर्माण कौन करता है? जो जनन कोशिका होता है। तो जनन कोशिका में ही युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक का निर्माण का बात करेंगे तो ये जनन कोशिका के अंदर ही होता है। तो यही नर युग्मक का निर्माण करता है। हम लोग पता है कि पौधों में नर युग्मक कहाँ पे बनता है? तो अगर पौधों को फूलों का स्ट्रक्चर बनाते हैं तब फूलों का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है। ये स्त्री केसर होता है, ऐसे इस तरह से परागकण लगा हुआ रहता है, यही रहता है ना। ये परागकण लगा रहता है। तो यहाँ पर पराग कोश ऊपर वाला को क्या कहते हैं? ये हम लोग पूरा को पराग अथी कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। इसको हम लोग पुमंग कहते हैं। और पुमंग को नीचे वालों को ये तंतु कहते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा को इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। और यही परागकण यहाँ से निकल के कहाँ पे जाता है? स्त्री के सर के वर्तिकाग्र, इसको ऊपर वाले हिस्से को वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको वर्तिकाग्र तक जाता है और वर्तिकाग्र के अंदर एक नली का निर्माण करता है। क्या करता है? कहाँ पे? बीजांड में जाने के लिए। इसके अंदर बीजांड होता है, तो बीजांड में जाने के लिए एक नली का निर्माण करते हैं। इसी नली में ही क्या होता है? जनन कोशिका, जो परागकण होता है उसका जनन कोशिका होता है, वही नर युग्मक का निर्माण इसी के अंदर करता है। इसी के अंदर नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये जनन कोशिका ही होता है जो कि नर युग्मक का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जब जयांग में स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जो जयांग होता है उसी जयांग में अगर स्त्री के सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग दो चीज़ें यहाँ पर पढ़े थे। जो जयांग होता है, तो जयांग किसको पहले बोलते हैं? तो ये तो पहले बात ध्यान में रखना चाहिए कि जयांग किसको कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग के नाम से जानते हैं। जयांग जो होता है पुष्प का मादा जननांग कहा जाता है। इसको हम लोग स्त्री केसर भी कहते हैं। तो इसमें अगर देखो, यही स्त्री केसर बोला जाए, जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से अगर बहुत सारे स्त्री केसर आपस में जुड़ा रहता है, तो बहुत सारे स्त्री केसर आपस में जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। एक नाम सुनने को मिलेगा क्या? युक्तांडपी। युक्तांडपी। युक्तांडपी किसको कहते हैं? तो ये स्त्री के साथ एक दूसरे से जब जुड़े होते हैं, जयांग में स्त्री के साथ एक दूसरे से लिख ही देते हैं। चलिए ठीक है, जयांग में स्त्री के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, इसमें किसमें देखने को मिलेगा?
गुल गुलहड़, गुलहड़ में देखने को मिलेगा। सरसों में ऐसा होता है कि जिसका स्त्री के सर आपस में जुड़ा हुआ रहता है। स्त्री के सर क्या होता है, पॉपी में देखने को मिलता है, पॉपी में। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ है जिसका स्त्री के सर आपस में जुड़ा रहता है, इसको हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्तांडपी। एक दूसरा शब्द यहाँ पे आता है और वो शब्द है वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। तो ये क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें जयांग में स्त्री के साथ स्वतंत्र रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, जयांग के अंदर, जयांग में स्त्री के साथ स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र मतलब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चंपा, चंपा। दूसरा है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। दूसरा है मैग्नोलिया। तो ये दो एग्जाम्पल इसमें ध्यान में रखना है। ये तांडपी, विक्तांडपी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक दूसरे जुड़े रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, युक्तांडपी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में जो दाद की बीमारी होता है, दाद या खुजली बोले, खुजली की बीमारी किसके कारण होता है, तो बेसिकली खुजली का बीमारी कवक के कारण होता है। कवक हमारे लोग को स्किन वाला बहुत सारी बीमारी जो होता है वो किसके कारण ही होता है, कवक के कारण ही होता है। कुछ बीमारी का लिस्ट पहले भी हम लिखवा चुके हैं, तो बार बार लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं बनता है। लेकिन कवक से होने वाली जितना भी स्किनी बीमारी होता है वो सब के सब किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग जरूर से जरूर रखें। तो यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है बुक में, जो कि आप उसको भी रट सकते हैं बीमारी के रूप में। यहाँ पर कुछ दिया भी है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई भी बोलते हैं इसको। हम लोग इंग्लिश में हम लोग फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो फंजाई से जो होने वाला बीमारी होता है, तो फंजाई से बीमारी ज़्यादा बीमारी नहीं होता है, लेकिन चर्म रोग, चर्म मतलब क्या, जो स्किन का जितना भी बीमारी होता है वो सब के सब फंगस से ही होता है, सब के सब कवक से। फंगस बोलो या कवक बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। फंगस से ही होता है। चर्म रोग जितना भी होता है, स्किन का जितना बीमारी होता है। भोजन विषाक्तता मतलब भोजन को जो खराब करता है, तो भोजन के ऊपर कवक ही जम जाता है, जो क्या करता है, भोजन को खराब करता है। भोजन विषाक्तता, विषाक्तता मतलब भोजन को विषाक्त करना, जहरीली कर देना, खराब कर देना। तो भोजन विषाक्तता भी क्या होता है, फंगाई से ही होता है, कवक से ही होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। जितना भी सब ऑप्शन में स्किन वाला बीमारी जितना भी दिया रहे, सबके सब कवक से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एड्स विषाणु आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। देखो एड्स जो होता है, एड्स जो बीमारी होता है वो किससे होता है, तो ऑब्वियस है कि विषाणु के कारण होता है। एड्स जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और इसके लक्षण जो देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें इंसान बचने का चांसेस, इसलिए कि ये क्या करता है, हम लोग को जो तंत्रिका तंत्र होता है उसी को ये ख़त्म कर देता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसी को ये ख़त्म कर देता है। तो एड्स का अगर हम लोग बात करते हैं, एड्स अगर कोई पूछे कौन सा वायरस के कारण होता है, इस वायरस का एक हम नाम लेते हैं ह्यूमन इम्यूनो 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 डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस। यही वायरस का नाम है वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HIV भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, HIV भी बोलते हैं। तो इसी वायरस के कारण क्या होता है, ये एड्स बीमारी देखने को मिलता है। ऑब्वियस है कि ये वायरस है, वायरस मतलब विषाणु है। तो विषाणु जो होते हैं, ज़्यादातर विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, RNA होते हैं। क्या होते हैं, RNA होते हैं। और RNA जो होते हैं वो हमेशा एक कुंडली होता है, द्वि कुंडली नहीं होता है। RNA जो होता है एक कुंडली होता है, मतलब एकल कुंडली का ये बनाता है। जो DNA होता है वो द्विकुंडली होता है। RNA जो होता है एक ही कुंडली होता है इसमें,
जैसे दो रज्जु नहीं रहता है, दो रज्जु आपस में जो जुड़ता है ये क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। आरएनए एक ही रज्जु का बना रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक कुंडली आरएनए होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।